चाइना के बाद इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसके 1 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट, मतलब 11 से 12 लाख स्टूडेंट हर साल फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेड ये है कि 2025 तक ये संख्या बढ़ के 2 बिलियन तक पहुंच सकती है। और ये सारे स्टूडेंट वहां जाके अप्रॉक्स $70 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमारे इंडियन स्टूडेंट यूके, यूएसए, कनाडा जैसी कंट्रीज में जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी चॉइस बन चुकी है जर्मनी, फ्रांस और रशिया जैसी कंट्रीज। अगर हम बात करें अपने स्टेट की, किस स्टेट से सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे जाने वाले स्टूडेंट है पंजाब से, जो कि 12 से 13% आ जाता है। और इसके बाद हमारे आते हैं तेलंगाना से, और इसके बाद आ जाती है हमारे महाराष्ट्र जैसे स्टेट। और इसी के साथ अगर हम नंबर्स में बात करें तो कनाडा के अंदर लगभग 2 से 3 लाख स्टूडेंट हर साल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 80-90 हजार जाते हैं, और यूके के अंदर लगभग 1 से 1.5 लाख जाते हैं। बट इन सबको अगर आप मिलाओगे तो हो जाएंगे लगभग 12 से 12 लाख स्टूडेंट जो हर साल इंडिया के बाहर सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लाखों लाख इतने सारे स्टूडेंट वहां जा ही क्यों रहे हैं? क्या उन सबको स्कॉलरशिप मिलती है वहां जाने के लिए, या उनका पूरा कैरियर ही चेंज हो जाता है, या उनको जॉब मार्केट में अलग वैल्यू मिलने लग जाती है? क्यों सारे लोग इतना वहां पर जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो कौन से लोग हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। Indian students in the United States are struggling to land jobs and even internships this summer amid a slowdown in job growth in the world's largest economy. Many students, including those from elite Ivy League universities, have failed to get an internship offer so far, which is considered crucial to gain on-job experience before stepping into the highly competitive job market. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, जितने भी स्टूडेंट वहां पर जा रहे हैं इसमें 90% से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मतलब वो सिर्फ अपनी फैमिली की इनकम या फैमिली के पैसे के अलावा वो लोन लेके वहां पर जा रहे हैं। बट इतना क्या खास है वहां पर जिसकी वजह से लोग लोन लेके वहां पर जा रहे हैं? चलिए समझते हैं। One of the main reasons I'm going abroad is because of the diversity. Like if I go there, it's more like I have a chance to meet different people from different areas, and I'll like have a chance to meet different professional people and have a broader chance to do a double degree, which in India is not that possible because top universities in India do not give a double degree. I got into a university in the US and I got a partial scholarship as well for it. But I decided that maybe I will not go for undergrad, I'll go for post graduation. तो पहले ये बात कर लें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां पर जा रहे हैं। तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा जाते हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं। अगर इन दोनों में भी कंपेयर करें तो पीजी के स्टूडेंट यूजी वालों से थोड़े से ज्यादा जाते हैं। इसके साथ दूसरी कैटेगरी हमारी ये रहती है जो जॉब कर ली है, जिन्होंने एक्सपीरियंस है, बट बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी या बेटर कैरियर ग्रोथ की वजह से दूसरी कंट्रीज के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके बाद वहां सेटल होने की कोशिश करते हैं। और थर्ड कैटेगरी हमारी आती है जिसमें लोग पीएचडी करने के लिए बाहर जाते हैं और उसके बाद वहां सेटल होने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हमारे रीजंस। तो सबसे पहला रीजन आता है हमारे क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर आप वहां पर डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री पाना इतना आसान नहीं है। अगर आप यूजी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से आपको डिग्री मिलती है। वहां पर डिग्री प्रॉपर रिसर्च बेस होती है, आपको रिसर्च पेपर लिखने पड़ते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल क्वेश्चंस आपसे वहां पर पूछे जाते हैं, उसके बाद जाकर आपको डिग्री मिलती है। बट हाँ, अगर हम कंपेयर करें इंडिया की डिग्री से तो बहुत ही टफ होती है, लेकिन इंडिया की डिग्री के बाद आपको जॉब की गारंटी नहीं, बट इसके कंपैरिजन में उस डिग्री से आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। इसके साथ ही वहां पर जो हम बात करते हैं उनका एजुकेशन सिस्टम का, उनका सिलेबस बहुत ही अपडेटेड रहता है, रिसेंट टेक्नोलॉजी के बेस पे उनका सिलेबस रहता है, और वो भी प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसकी बेस पे आपका जो एजुकेशन सिस्टम रहता है वो थोड़ा डिसेंट्रलाइज भी होता है कि आप वहां पर सब्जेक्ट की चॉइस खुद कर सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ कि अगर आपने बीटेक लिया तो बस वही सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। वहां पर ऐसा नहीं, बीटेक वाला स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो भी उनके लिए पॉसिबल है। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ग्लोबल एक्सपोजर वहां यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहां पर पढ़ने आते हैं। इसी के साथ अगर हम रैंकिंग की बात करें तो उन यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत ही बेटर है, क्योंकि अगर हम टॉप 100 को देखते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी आई थिंक 1 या 2 ही आती है, IIT बॉम्बे और बेंगलोर जैसी चीजें आती, बट इसके अलावा उन यूनिवर्सिटीज का ज्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो अगर आपको बिना एग्जाम दिए उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने को मिल जाए सिर्फ फीस के बेस पे, कौन नहीं जाना चाहिए? India
It's made considerable improvements in access to quality education, increasing elementary school enrollment and reducing the number of out-of-school kids as well. Now, there is near universal enrollment in primary education, and almost all kids in rural areas now have access to a primary school within 1 kilometer radius. However, new findings have revealed skill deficit among adolescents, many of them only few years away from entering the job market. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम अपने यहाँ देखें तो हमारे बहुत सारे कैंपस के अंदर वाईफाई नहीं होता, लैब ही नहीं होती। अगर लैब होगा तो सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम होगा तो सॉफ्टवेयर। बेसिक लाइब्रेरीज, बेसिक बुक्स, बेसिक रिसोर्सेस हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं मिलते, क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रॉपर तरीके से मैनेज रहती हैं। आपको स्किल्स सीखने के लिए प्रॉपर लैब सेटअप रहता है और उनके अंदर सारी वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके लिए वहाँ पर जरूरी है। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत बेटर रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज बहुत अट्रैक्ट। अब स्किल्स सिखाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रोफेसर। हमारे प्रोफेसर्स होते हैं बीएड, इन सारे एग्जाम्स को पास करके बनते हैं, नेट के एग्जाम को पास करके बनते हैं, जो कि अच्छा है। बट वहाँ पर जो अप्रोच रहता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है, वो इंडस्ट्री के जो नॉलेज है, इंडस्ट्री का जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, उनके साथ अडेप्ट हम बोलेंगे उतनी जल्दी से कंफर्टेबल नहीं हो पाते। जबकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो वहाँ के प्रोफेसर भी रिसर्च और टेक्निकल में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी सकते हैं। इसके साथ अगर हम रेशियो की बात करें, यहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर को जो अच्छा एक एवरेज रहना चाहिए, एक को 18 स्टूडेंट होने चाहिए हैंडल करने के लिए। अगर हम बिहार की बात करें तो एक टीचर के ऊपर 68 स्टूडेंट होते हैं, और झारखंड की बात करें तो एक स्टूडेंट के ऊपर 81 स्टूडेंट हैं। जबकि उन यूनिवर्सिटीज के अंदर 1:10 रेशियो रहता है स्टूडेंट और टीचर के बीच, तो जिससे यूनिवर्सिटी पे टीचर फोकस भी कर सकता है अपने स्टूडेंट पे और उसको रियल स्किल गेन भी करा सकता है। इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अकेडमिक्स में अच्छे हैं, अगर आपके मार्क्स या चीज़ें अच्छे कर रहे हैं, तो आपकी फीस को भी वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है, आपको स्कॉलरशिप दे दी जाती है, जिसके बेस पे आपकी फीस पूरी खत्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ा सा लैग करते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप कॉलेज जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, अगर आप चीज़ें कुछ अच्छा कर रहे हो तो अटेंडेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि हमारे कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर्स को कुछ नहीं पता है, वो स्किल्स नहीं सिखा रही हैं, उसके बावजूद लैब नहीं है, उसके बावजूद वो लोग ये कंपल्सन करते हैं कि आप 90% अटेंडेंस करो। मतलब अगर आप घर से भी खुद से भी कुछ सीखना चाहो वो भी सीखने नहीं देते, जबकि वहां पे बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अटेंडेंस ले रहा हूँ। तन्मय प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट। अभिषेक प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर। ये भी है साला, आज फिर से लेगा मेरी। भुवन प्रेजेंट सर। अमित प्रेजेंट सर। प्राजक्ता प्रेजेंट सर। कौन बोला बे? अब इसके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कॉम्पिटिशन। उन स्टेट्स की हम बात करें या उन कंट्रीज की बात करें, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट्स हमारी खाली रहती हैं। बट अगर हम अपने यहाँ से बात करें, इसमें एक सीट के लिए आपको 10 लाख 15 लाख स्टूडेंट के साथ फाइट करना पड़ता है। इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, चाहे आप IIT की बात कर लीजिए, चाहे आप नीट की बात कर लीजिए, चाहे UPSC की बात कर। फिर इन कॉम्पिटिशन को प्रॉपरली कराया जा रहा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इसमें से सिलेक्शन रेट की अगर हम बात करें तो IIT का हमारा 2 से 3 रहता है, नीट का 1 से 2 रहता है, और UPSC की बात करें तो 1% से भी कम सिलेक्शन रेट रहता है। तो अगर जिन स्टूडेंट के पास पैसे हैं, अब बताओ किधर कोई जाना चाहे। अगर आप सिर्फ फीस के बेस पे बिना किसी कॉम्पिटिशन के आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आप क्यों इतना कॉम्पिटिशन फेस करेंगे? तो इसलिए ज्यादातर बच्चे उधर जाने की कोशिश करते हैं अगर वो इसके लायक। And on to the big breaking story in Karnataka. As scams go, it doesn't get any bigger than this. 100 crore scam allegedly involving the state's top 10 medical and engineering colleges, and perhaps one of the most ingenious ways of converting general seats into so-called donation seats that often go for up to 1 crore. अगर हम जॉब मार्केट को कंपैरिजन करते हैं तो अगर हमारे यहाँ हर साल हम देखते हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्रेजुएट पास होते हैं, जिसमें 83% हमारे ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, और जिसमें 65% हमारे ग्रेजुएट होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड। अब देखिए कितनी भी अच्छी डिग्री हो, चाहे वो बीटेक की डिग्री हो, चाहे वो MBA की डिग्री हो, सब में से आप देखेंगे जो हमारा 80 या 90% ऐसे लोग रह जाते हैं जिनको जॉब ही नहीं मिलती। मतलब रेशियो बहुत ही कम रहता है। बट फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर में ऐसा रहता है कि अगर आपने डिग्री ली है तो उसका मतलब है आप कैपेबल हो, और उस डिग्री के बेस पे ही आपको जॉब के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं।
ठीक है, अगर आपको डिग्री मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। अब शुरुआती में अगर ऐसे फ्रेशर्स अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हो तो इंडिया में जो सैलरी रहती है वो हमारी लगभग रहती है कितनी, 3 से 4 हजार डॉलर, ठीक है। बट अगर फॉरेन में जाते हैं तो वही 30,000 से 40,000 डॉलर बढ़ जाती है। इसकी वजह से अगर आप जॉब मिलते हैं तो पैसे के टर्म में भी वो लोग हमसे 4 से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट शायद प्रेफर करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए। जितने फैक्टर हमने देखे कि जॉब सिक्योरिटी अच्छा रहता है, जॉब के बाद पैसे अच्छे मिलते हैं, स्किल्स अच्छी सीखने को मिलती हैं, आपका क्रिटिकल डेवलपमेंट होता है, आपका ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, तो इतनी सारी चीजें अगर मिल रही है आपको बिना कॉम्पिटिशन के आपको एडमिशन मिल रहा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं उसके लिए, मतलब जो पैसे पे कर सकते हैं, वो वहीं जाने की कोशिश करते रहे। और इसीलिए शायद जो हमारा रेशियो है आने वाले टाइम में और बढ़ता चला जाएगा, नंबर हमारा और बढ़ता चला जाएगा फॉरेन जाने वाले बच्चों। अब आप बोलेंगे कि सब कुछ अच्छा ही है तो हमें भी किसी भी तरीके से जाना ही चाहिए, राइट, चाहे लोन लेना पड़े, बट इतनी सारी अगर अच्छी चीजें हैं तो उधर जाना ही चाहिए। तो उसका दूसरा साइड है, वो आपको बता दें, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डिसीजन आपका रहेगा, बट मैं कुछ फैक्टर्स आपको और बता दूं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा जियो पॉलिटिकल रिलेशन, मतलब जिस कंट्री के साथ आपकी कंट्री का रिलेशन अच्छा है, अगर आप वहां जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। जैसे यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ था, वहां पर मेरा एक दोस्त था, MBBS करने गया था, वो फंस गया था, बट एनी हाउ वो वापस आ गया क्योंकि इंडिया की पावर इतनी अच्छी थी, ठीक है। अगर वहां ना होता तो वहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, जब भी हमारा जियो पॉलिटिकल क्राइसिस आएंगी तो उस सिचुएशन में आपको बीच में भी अपना कोर्स छोड़ के आना पड़ सकता है। उस सिचुएशन में आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए, जितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया, वो सारी चीजें आपकी खराब भी हो सकती हैं। तो आप जा भी रहे तो ऐसी कंट्रीज में जाइएगा जहां पर चांसेस कम हो कि रिलेशंस खराब हो, ठीक, नहीं तो बीच में छोड़ के आना बहुत ही ज्यादा आप फंस सकते हो। It's been more than 4 months since Indian students in war on Ukraine were evacuated by the Indian government, but their futures still look very bleak. Medical students have been protesting for 3 days at Ramlila Maidan, demanding accommodation in India, that is admission to Indian universities, in order to continue their studies that were interrupted by the Russian invasion that happened in February. Now, students from more than 20 Indian states have gathered to voice their concerns. They've spent the last 5 months dealing with intense anxiety, depression, and the stress of not having a secure future. And it is not only them, but their parents have also gathered in a show of solidarity. जैसा कि आपको पता है, कोविड हमारा आया था 2 से साल पहले, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, और साथ ही साथ यूक्रेन, रसिया, या हम बात करें इजराइल, ईरान, इजराइल, हमास जैसे जो हमारे वॉर चल रहे हैं ना, इसकी वजह से जो सिचुएशन पहले हुआ करती ना, वो अब थोड़ी सी चेंज हो गई। अब कहेंगे क्या ही सिचुएशन चेंज होगी होगी। देखिए, रिसेशन से पहले की अगर हम बात करें तो उन कंट्रीज के अंदर जो लोन का रेट रहता था उसका लगभग हम बोलेंगे 1% या 0% के आसपास रहा करता था। बट अब क्राइसिस की वजह से, रिसेशन की वजह से कोई भी अपना पैसा डालना नहीं चाहता। मतलब जो लोन के रेट है हमारे, वो हम बात करेंगे भाई सब 4 से 5% या 6% के आसपास आ गए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी कंपनी हैं, जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे। अब अपना पैसा बचाने के लिए उन्हें क्या सबसे सिंपल तरीका लगता है कि कम लोगों को जॉब पे रखो। अब कम लोगों को जॉब पे रखने के लिए तो क्या होगा, अब वहां पर जॉब की थोड़ी सी क्राइसिस आएगी कि नहीं आएगी। अब जॉब की अगर क्राइसिस आएगी तो आपको पता है इंडियंस के बारे में, पहली चीज तो वो मेहनती ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो मेहनती हैं, और दूसरी चीज वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और तीसरे वो किसी भी हालत में रह के काम कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। तो लोग प्रेफर क्या करते हैं, इंडियंस को रखना। पर जो आसपास के लोकल लोग होंगे उनको ये चीज अच्छी लगेगी नहीं। तो इन सारी चीजों की वजह से इंडियन, हम बोलेंगे स्टूडेंट के ऊपर इस समय जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे आप यूएस का एग्जांपल ले लो, चाहे आप कनाडा के एग्जांपल ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लो, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लग गया है कि स्टूडेंट तो होते हैं मेहनती और उनको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते जो लोकल्स को वहां पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम अब आ रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अब उनका जो टाइम था वो निकल चुका है। अब आप कहेंगे कैसा टाइम निकल गया, जो बूमिंग टाइम था वो सारी चीजें पास हो चुकी हैं। अब वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो उतना नहीं है जितना पहला हुआ करता था। तो इसकी वजह से क्या होगा, उतनी ज्यादा आपको चांसेस वहां पर नहीं मिलेंगे। अब वहां पर हर चीजों को वो लोग लिमिट कर रहे हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज, यूएस ले लो, आप यूके ले लो, चाहे कनाडा ले लो, सब में जो वीजा देने वाला जो फीचर्स था वो खत्म कर रहे हैं कि वो चाहते स्टूडेंट आए, पढ़ें, लेकिन उसके बाद वापस चले जाएं। वो वहां पर नहीं रहने देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके रिसोर्सेस लिमिटेड हो रहे हैं, उनकी भी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ चुकी है, अब उतना बूम पीरियड नहीं बचा हुआ है। तो ये तीसरी चीज आपको समझ के जाना है। तो अब आप कहेंगे भाई पूरा कंफ्यूज करके रख दिया, पहले कुछ अच्छी चीजें बताई, अब ये सब बता दिया, तो मैं करूं तो क्या करूं।
देखिए डिसीजन तो आपके हाथ में ही है, बेसिकली आपको सोचना है। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा मैं वो आपको बताता हूँ। तो अगर आप लोन लेके वहां जाना चाह रहे हैं तो आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में मिलने वाली है। लोन लेके मत जाइए कि वहां से वापस ही आपको ज्यादातर चांसेस है अब आना पड़ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपके पास पैसा है, फैमिली अफोर्ड कर सकती तो बहुत अच्छी चीज, आप वहां पर जाइए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए, ग्लोबल एक्सपोजर लीजिए, वहां पे अच्छे से सीखिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए और उसके अलावा आप 1-2 साल जॉब भी करिए, उसके बाद आप इंडिया आ जाइए। अब आप कहेंगे इंडिया ही क्यों आना, अगर हमें वहां पर जाने को मिल रहा तो वहां रहने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए होना क्या है, आने वाले टाइम में जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनका डाउनफॉल शुरू होने वाला है और इंडिया जैसी कंपनी जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं उनका राइज होने वाला है। तो अगर आप इंडिया में होंगे उस समय तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे एज कम्पेयर टू वहां। दूसरी चीज ये कि वहां डेवलपमेंट हो चुका, वहां पर अब होने वाला है डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो लोग उतने ही ज्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि जितनी कंपनियां इधर आ रही तो वहां पर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, तो मतलब हम लोकल्स की जॉब खा रहे हैं। अब लोकल की जॉब खाओगे तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता ही चला जाएगा। अब तीसरी रीजन ये है कि भाई ग्लोबल वॉर वगैरह ये सारी चीजें तो आनी है, वीजा आपको मिल ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बाद 10 साल 5 साल के बाद आपको आना पड़े। इससे बेटर क्या होता, पढ़ लिख के आराम से आ जाओ, ये बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू वहां सेटल होने से। ठीक है, क्योंकि जहां पर चीजें मिल रही हैं, जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो उधर रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, सो आज का वीडियो इतना ही। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपका जानने का मन है और क्या है ऐसा रीजन जिसकी वजह से आप जाना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।